हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार एंड आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। और इससे पहले हम देख चुके हैं आपका मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, फिर हमने देखा डिटर्मिनेंट और उसके बाद हमने देखा आइगन वैल्यू। तो आज हम इस टॉपिक पे पहुंच गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि आखिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और उससे पहले भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर लाइन की इक्वेशन जो मैंने आपको बायो प्रोसेस में भी बताई थी कि वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, कि उस लाइन का स्लोप क्या है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप होता है इक्वल्स टू टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा जो c है वो रिप्रेजेंट करता है कि y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट का मीनिंग ये है कि आपकी लाइन y को किस पॉइंट पे कट करती है, तो दैट इज y इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये आप हमारे पास तीन एग्जांपल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसी इन तीनों एग्जांपल से हमारा जो है ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइन की। आपका लाइन है ए और ये लाइन इसको ले लेते हैं बी। तो सबसे पहले हम ए लाइन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ए लाइन के लिए मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला भी आपको पता है क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन में हमें दो चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, इस लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक है m, एक है c। तो c अगर आप देखें तो c क्या है, ये y को कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, ये 2 पे कट कर रहा है। तो दैट मीन्स c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट है और ये लाइन जो है इसको कहाँ पे कट कर रही है, 2 पे कट कर रही है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट पे नेक्स्ट चीज है कि m की वैल्यू क्या है। m होता है आपका स्लोप और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस लाइन पे कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका जो इस लाइन का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये थीटा। फ्रॉम बेस, बेस क्या होता है, एक्स एक्सिस बेस होता है। तो बेस से ये लाइन कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, वो थीटा है। और स्लोप होता है हमारा टेन थीटा, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको एंगल पता है तो आप टेन थीटा से निकाल सकते हैं, बट अगर आपको एंगल नहीं पता है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से एम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर की लेंथ यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और लेंथ, और इसकी जो लेंथ है, ये जो आपका बेस है, इसकी लेंथ क्या है बच्चों, 3 है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट तो -3 है, बट लेंथ क्या है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट लेंथ है। तो ये स्लोप हो गया आपका 2/3। तो इस तरीके से मैं इसकी इक्वेशन को अब यहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। स्लोप आ गया है 2/3, और आपका ये एक्स, एक्स तो एज इट इज रहना है, और प्लस सी क्या हो गया, +2 हो गया। बस अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है और आपका वाई का इक्वेशन बन जाएगा। तो देखते हैं क्या इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से जो बच्चों आपको इक्वेशन मिलेगा वो होगा y-2 और मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। ये प्लस का 2 था, उधर गया -3, यहाँ डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई में। एंड देन व्हाट यू विल गेट 3y -2x इक्वल्स टू 3 2 जा 6, -6 इधर आएगा तो प्लस। तो ये बच्चों इक्वेशन आपने ड्रॉ कर ली किस लाइन के लिए, ए। तो ए लाइन की इक्वेशन क्या है, ए लाइन की इक्वेशन है 3y -2x इक्वल्स टू 6। यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आपने ए लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की है, इसी तरीके से मैं इस बी की भी फाइंड आउट कर लेता हूँ कि बी लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको इसको समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो बी लाइन की इक्वेशन एक बार मैं जल्दी से बना देता हूँ आप लोग के लिए। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए भी हमें दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक है आपकी m की और एक है c की। तो m और हमें c फाइंड आउट करना है। तो m को फाइंड आउट करने का तरीका भी आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए, इस लाइन के लिए कोई एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बी लाइन के लिए एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, उससे जो है इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करें, ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं बड़ा वाला। तो ये है आपका ट्राइंगल, ये, ठीक है।
बच्चों बट थीटा जो है ना, वो थीटा तो ये है, थीटा ये है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 180 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव स्लोप होगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, थीटा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप पहले इस थीटा से निकाल लीजिए आंसर, और जो भी आपका थीटा से आंसर टेन थीटा आएगा उसको नेगेटिव रख दीजिए। क्या रख दीजिए, नेगेटिव रख देना, तो वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो देखिए वैसे इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट है 3। एम बात करें तो एम ये है, इसकी कितनी यूनिट है, इसकी यूनिट है 3 यूनिट, 3 यूनिट डिवाइडेड बाई, और बेस कितना है, इसका बेस है 4 यूनिट। और बच्चों यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे ये बताने के लिए कि इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसको बताना चाह रहे हैं हम लोग। अब ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा मैं सारी चीज़ें, तो फिर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। बस ये समझिए, जब ये थीटा 90 से इंक्रीज हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका स्लोप, ठीक है। इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि इसके जो टेन थीटा की वैल्यू है ना बच्चों, ये जो टेन थीटा की वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव आएगी, इसलिए क्या है, स्लोप नेगेटिव है। बाकी फाइंड आउट आप इस थीटा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, ये -3/4 आ गया आपका स्लोप। अब आपको इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम, एम कितना है -3/4 एंड x प्लस c कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और ये 4 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू -3x। इज दैट क्लियर। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4y माइनस और सॉरी प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 4 3 12। तो ये आपने दो इक्वेशन बनाई, एक आपने बनाई ए के लिए और एक आपने बनाई वाई के लिए। तो आपने जो बी के लिए इक्वेशन बनाई है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। इतना डिटेल में नहीं बताता है कोई भी आप लोगों को, ठीक है। तो बट ये क्या है, ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी जहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि अब तो आप रिसर्च की फील्ड में हैं तो इन सब का यूज़ कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो दो इक्वेशन बनी है बच्चों वो ये हैं, ये आपने बी की इक्वेशन ड्राइव करी, तो आपने देखा कि किसी एक लाइन की इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है, ये भी आपको आज आपने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। और क्लियर, यहाँ तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से फाइंड आउट किया है। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो टेन थीटा, तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आया। ये इसलिए आया है कि टेन हमें निकालना किसका है, हमें तो निकालना है टेन थीटा का, ठीक है। और हमने इक्वल्स टू होगा ये किसके, -10 180 माइनस थीटा के। तो ये आपका रिलेशन है किसका, ये क्या, ये कौन सा थीटा है, ये वो थीटा है 180, टोटल था 180, उसमें से माइनस क्या थीटा, ये क्या है, ये आपका थीटा था, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है कि टेन थीटा इक्वल्स टू -10 180 माइनस थीटा, इसलिए क्या है, नेगेटिव हो जाता है स्लोप, ठीक है। तो इससे हमने ये फाइंड आउट किया, तो ये क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर ली दोनों लाइंस की इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये आपको इतना, अब हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से मीनिंग क्या है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपसे बोलता है कि बताइए इस इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, किन लीनियर इक्वेशन का, जो आपको प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे हमें जो लीनियर इक्वेशन प्रोवाइडेड है बच्चों, वो है आपकी ये इक्वेशन है फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन जो कि ए और बी लाइन के लिए है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब ये है कि द वैल्यू, कि x और y की वो वैल्यू जिनसे दोनों इक्वेशन क्या हो सके, सॉल्व की जा सके। अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू है x और y की जिनसे दोनों का आंसर सेम आए, जिनसे दोनों इक्वेशन जो है आपकी वैलिड हो जाए, ठीक है। तो उस इक्वेशन को तो उस वैल्यू, उस x और y की वैल्यू को जो बोलेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से मीनिंग ये है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, ऐसी अगर x और y की वैल्यू आपके पास है तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या है कि ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो आप मुझे एक तो पहले ग्राफिकली समझते हैं। तो ग्राफिकली अगर आप बात करें, ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए
कि ये जो लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, तो यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 4। अब मैं बात करूंगा इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट की x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 5। तो इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं बात करूँ 3 और 4, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू लूँ 3 और y के लिए वैल्यू लूँ 4, तो कभी भी ये जो b वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास नहीं हुई। किस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? कभी भी y, ये जो b वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास नहीं होगी। क्यों? आप देख सकते हैं ना इसका पाथ कहाँ है, तो इसके पाथ में जो पॉइंट्स आएंगे सिर्फ उन्हीं को ही तो ये टारगेट कर सकती है लाइन। जो पॉइंट्स इसके पाथ में ही नहीं है उसको ये कैसे टारगेट करेगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x और y की, ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यही वाला पॉइंट लूँ जो बी लाइन पे है -3,5, तो आप देख सकते हैं जो ए लाइन है वो कभी इस पॉइंट से पास नहीं होगी, क्योंकि इसका पाथ में वो पॉइंट आता ही नहीं, इसके पाथ में ये पॉइंट्स आते हैं। तो इन पॉइंट्स के लिए तो ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का। बट अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन से बाहर है तो ये इक्वेशन जो है उसके लिए इनवैलिड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तभी तक वैलिड है जब तक वो पॉइंट इस लाइन पे आपका है। अगर वो इस लाइन पे आपका आता है, इस लाइन के पाथ में अगर वो आपका पॉइंट आता है, तो ये इक्वेशन आपकी जो है करेक्ट, उसके लिए वैलिड है। ठीक है, अगर बाहर कोई पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ तो आपको पता है ये लाइन यहाँ से पास नहीं होगी, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, किस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बताना है कि ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों लाइन में आता हो, जो दोनों मतलब दोनों लाइन उस पॉइंट से पास होती हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो इन दोनों का सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई के, वो सिर्फ और सिर्फ बी के सॉल्यूशन है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो इस इक्वेशन को सपोर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि वो जो ये जो पॉइंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो किसका सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो दोनों ही ये जो दोनों लाइन है ए और बी, इन दोनों का ही सॉल्यूशन हो, तो आप कहेंगे कि ये जो इंटरसेप्ट है जहां पर ये कट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ना ये इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट पे ये दोनों लाइन पास हो रही है, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो यही सॉल्यूशन है कि ऐसा पॉइंट जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशंस को जो है वेरीफाई करते हों और इनके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो टर्मिनोलॉजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट तो है नहीं, हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो बट जो लॉजिक है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, वो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पुट करके ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है, तो ये पॉइंट हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी ये किसी पर्टिकुलर उस पर आ नहीं रहा है। अगर ये 3,2 पे आ जाता तो ये हम इसको एक बार चेक कर सकते थे, बट ये बीच में कहीं पे आ रहा है तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट वैल्यू एक्स और वाई की क्या है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। तो ये देखिए, अब ये क्या है, एक चीज ध्यान रखें, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लाइन है। ये लाइन आप इस लाइन एक के पीछे कितने, इस लाइन के इधर इस साइड कितना भी आगे चले जाइए, इस लाइन कितना भी आगे चले जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ बी को इसी पॉइंट पे कट कर सकती है। इसी तरीके से बी लाइन में आप इस साइड कितना भी आगे चले जाइए और इस साइड भी कितना चले जाइए, बट ये बी लाइन सिर्फ और सिर्फ ए को सिर्फ इसी पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स सिर्फ यही एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन है। तो सिर्फ इनका एक ही सॉल्यूशन, क्या इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। जब आपका एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो इन दो इक्वेशंस का क्या है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन।
क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों लाइन की इक्वेशंस, मतलब इन दोनों लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो सिर्फ इसका क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, तो ये आपका सेकंड है। इस सेकंड ग्राफ की इक्वेशन मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही लाइन है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाली लाइन थी यानी कि ए, तो ये भी ए ही है। और आप देख सकते हैं दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन भी यही है और इसकी इक्वेशन भी सेम ही होगी। इसकी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसकी इक्वेशन भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, तो दैट मीन्स दोनों की इक्वेशन भी सेम होगी। ठीक है, बट मैं इनसे एक और इक्वेशन बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ एक और इक्वेशन, देखिए एक इक्वेशन तो ये हो गई कि मैं कह देता हूँ कि एक इक्वेशन तो वही है जो पहले थी, दैट इज 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। एक बी की, ये जो ग्रीन वाला है पार्ट, इसका एक इक्वेशन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बनाऊँ, कैसे बना सकता हूँ मैं इसकी इक्वेशन, मैं इस ऊपर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई कर दूँ अगर 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो एक इक्वेशन और बन सकती है। तो एक इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी 6y माइनस 4x इक्वल्स टू 2 6 12। ठीक है दोनों सेम ही, हमने क्या किया है, सिर्फ बस मल्टीप्लाई कर दी 2 से। आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने क्या है उसमें मल्टीप्लाई करिए किसी चीज़ की या डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका पाथ सेम है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप इसकी किसी से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि, और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन जो है इसके जो पॉइंट्स हैं और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इन दोनों के पॉइंट्स क्या है, कॉमन है। इन दोनों के पॉइंट्स कॉमन है जिस पास से ये दोनों लाइन पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो ग्रीन लाइन के लिए हैं, वो सारे कोऑर्डिनेट इसके लिए भी होंगे जो ब्लैक लाइन के लिए हैं। दैट मीन्स इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हर जहाँ पे भी आप ये पास हो रही है, जहाँ पे भी ये लाइन पास होगी ब्लैक वाली, वहीं से ग्रीन वाली लाइन भी पास होगी। इसलिए जिन कोऑर्डिनेट्स को ये ए टारगेट कर रहा है, उन सभी कोऑर्डिनेट्स को ये ग्रीन वाली लाइन भी टारगेट करेगी। दैट मीन्स दे हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप कोई भी इस ए लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट जो है बी वाली इक्वेशन में रखेंगे तो वो भी आंसर करेक्ट होगा, मतलब ये इक्वेशन उसके लिए भी वैलिड होगी। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो आपने देखा कि क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, और फिर आपने देखा क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक और बच गया है हमारे पास, ये थर्ड वाला, इसको भी कर लेते हैं। और थर्ड वाला क्या है, आप देख सकते हैं ए लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है कि ए लाइन की इक्वेशन है 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। ये आपकी ए लाइन है। बट यहाँ पे एक और लाइन है और ये है आपका बी। इसकी हमें आप फाइंड आउट करनी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी अलग होगी, बट इन दोनों लाइन में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि इन दोनों का जो स्लोप है, इन दोनों का स्लोप देख सकते हैं आप, थीटा एम। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, एम की। इन दोनों का एम सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के लिए पी बाई बी जो है वो इक्वल्स टू है किसके, ये p बाई 3 आपका इक्वल्स टू है 2/3 के लिए, 2 डिवाइडेड बाई 3 के लिए ये है, तो m इक्वल्स टू 2/3। अब बात करेंगे यहाँ पर इसमें आगे। तो लाइन ए का सॉल्यूशन तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि लाइन ए का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके लिए c की वैल्यू और m की वैल्यू आपको पता है। बट बी लाइन के लिए स्लोप ही होगा। स्लोप क्या है, दोनों का सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन आप देख सकते हैं पैरेलल हैं। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी इसका मतलब इनका स्लोप सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन्स हैं दोनों, तो इसलिए इनका स्लोप बच्चों सेम है। चाहे आप इसका स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप जो है वो इस लाइन का भी है, यानी कि इनका m जो है वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट का। किसका, जो c है इसका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो b के लिए जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू फॉर b
यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू जो है बी के लिए वो आपकी होगी, यहाँ बी लिख देता हूँ आपको क्लियर रहे। तो सी की वैल्यू बी के लिए क्या है, ये आप देख सकते हैं -2 है। क्या है? -2। और दूसरी तरफ बात करें अगर ए की, तो ए के लिए सी की वैल्यू क्या थी, ए के लिए सी की वैल्यू थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो थी 2। ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये 2 है। तो ये एक के लिए 2 है, एक के लिए -2 है। इसी वजह से क्या है कि बी की इक्वेशन अब डिफरेंट होगी। बी की इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बना लें क्या बी की इक्वेशन, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। और वैसे भी आप 2x पे देख रहे होंगे वीडियो को, तो टाइम आपका वहाँ से सेव हो ही रहा होगा। तो देखते हैं इसकी बी की इक्वेशन। इससे ये यहाँ पे सी ये लेंगे, एम ये लेंगे, और इक्वेशन आपको पता है बेसिक इक्वेशन क्या है, वो ये है y=mx+c। तो बना करके देखते हैं। तो y=m की वैल्यू क्या है, 2/3। दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों के स्लोप सेम है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। x एंड देन प्लस सी, सी बस चेंज हो गया, यहाँ पे सी की वैल्यू -2 हो गई और वहाँ पे क्या थी, सी की वैल्यू +2 थी। यही एक ओनली डिफरेंस है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, ये +2 था, यहाँ पे आया -2 एंड 3 2 जा 6, तो ये -6 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार बना करके, कोई बात नहीं। तो 3 सॉरी ये y+2, तो y+2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से आपका क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा 3y - 2x इक्वल्स टू -6। तो बस क्या है, आप देख सकते हैं ये आपका ये है बी लाइन की इक्वेशन। तो ये थी आपकी ए लाइन की इक्वेशन। और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का इंटरसेप्ट, बस इतना ही डिफरेंस है कि ये इसका इंटरसेप्ट ये है, इसका इंटरसेप्ट ये है। बाकी इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है, सेम है। तो ये लाइन कैसी है बच्चों, ये लाइन है पैरेलल। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है। ये जो आपने देखी थी, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी आपकी ओवरलैप कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, और ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही थी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में अब आप देख सकते हैं कि इसके जो पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है, किसकी, ए के कोऑर्डिनेट वो ये हैं, यानी कि वो इस लाइन, ये जो लाइन है ब्लैक, ए लाइन जो है वो इन कोऑर्डिनेट से पास होगी, बी लाइन जो है वो इन कोऑर्डिनेट से पास होगी। आप मुझे बताइए क्या, चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाइए, चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाइए, क्या ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट करेंगी? क्वेश्चन ये, क्या ये लाइन, दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी कट करेंगी या नहीं करेंगी? तो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप कितना ही आगे चले जाइए, कितना ही पीछे चले जाइए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। कभी भी एक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दैट मीन्स इसका क्या है, इसका है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड हो। क्लियर है, कोई ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशंस के लिए वैलिड हो, जो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, क्लियर है, आगे आपको समझ में। तो आपने देखा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, और नो सॉल्यूशन कब होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब आपका सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके तब होते हैं जब दोनों लाइन इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, और इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। आपका किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होगी वो इक्वेशन, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है। और नो सॉल्यूशन की बात करें तो वो लाइन पैरेलल है, वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी हो गया। अब आगे चलें नेक्स्ट। सिंपल सी बात है, यूनिक सॉल्यूशन तभी वैलिड है जब या तो आपका ये कंडीशन ना हो, ओवरलैप ना हो कोई दो लाइन है, और पैरेलल भी ना हो। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो दैट मीन्स उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का, क्या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, या जो सॉल्यूशंस हैं लीनियर इक्वेशन के, वो आपके किस लिए है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है
यूनिक सॉल्यूशन है उन इक्वेशंस का, या फिर वो उनका जो सॉल्यूशन है वो आपका इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और या फिर ये हो सकता है कि आपका उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये सारी चीजें भी हमने देखी कि पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल लाइंस अगर ये देखिए पैरेलल है सिर्फ, बट ओवरलैप नहीं है, तो ओवरलैप नहीं है। बट अगर पैरेलल भी हैं और एंड ओवरलैप भी हैं, ओवरलैप तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड भी हैं, तो उस केस में आपका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सिर्फ पैरेलल है तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो पैरेलल और ओवरलैप का मीनिंग ही नहीं है, बस एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो वो इक्वेशन जो भी हमने पीछे ड्रॉ की थी इन लोगों के लिए, ए और बी के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमने इसको ए कंसिडर किया है इन सभी इक्वेशंस को, और बी इसको बी कंसिडर किया है ग्रीन वाली को, और यहाँ पे ये ब्लू वाली, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन जो मैंने फाइंड आउट करी है, तो एक बार मैं उन इक्वेशंस को आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक बार इक्वेशंस लिख देता हूँ। तो ये की जो इक्वेशन मैंने फाइंड आउट करी वो है 3 - 2x = 6। देन इसकी जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी है वो है 4y + 3x = 12। देन हमने जो बात करी है बच्चों इसकी, इसके लिए ए की इक्वेशन सेम ही है हमारे पास, क्या है, 3y - 2x = 6। देन बी की इक्वेशन की बात करें तो बी हमने क्या फाइंड आउट किया इसके लिए, दैट इज 6y, जो कि हमने कैसे फाइंड आउट किया था बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, ए की 2 से मल्टीप्लाई करी थी, और उस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था, = 12। देन अगेन ये आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या बनाई है, नो सॉल्यूशन की इक्वेशन ये तो आपकी सेम ही थी, ए के लिए 3y - 2x = 6, और बी के लिए जो बच्चों हमने इक्वेशन बनाई है वो है आपकी 3y - 2x = -6, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ ऊपर। इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूँ कि a1x + b1y = c1, और एक और मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, वो है a2x + b2y = c2। तो ये दो इक्वेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी, एक ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर a1 a2 का मीनिंग ये है कि a1 a2 इसको बता रहे हैं, ये जो आपके स्टार्टिंग वाले ये a1 a2 हैं, ये आपके b1 b2 हैं, और ये आपके c1 c2 हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, तो रेशो निकालना है इसका, हमें क्या निकालना है, इन तीनों में रेशो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है a1/a2। हमें नहीं पता कि वो इक्वल है नहीं है, बस तो पहले रेशो लिखते हैं, b1/b2 एंड देन c1/c2, इन तीनों का रेशो निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पर भी हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 and c1/c2, and similarly for over here a1/a2, b1/b2 and c1/c2, ठीक है। तो फाइंड आउट करके देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए a1/a2 है 3/4, फिर इसके लिए ये क्या है -2/3, और ये क्या था 6/12, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, ये है -2/-4, एंड c है आपका c1/c2 दैट इज 6/12। सिमिलरली ओवर हेयर 3/3, -2/-2 एंड 6/-6। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें एक बार, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 और 4 तो कैंसिल नहीं होंगे, 2 और 3 भी कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल हो सकता है, ये 1/2 आएगा यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। इसको सिंप्लीफाई करिए तो आया 1/1, मतलब 1 ही आया, यहाँ से भी 1 आएगा, और बच्चों यहाँ से
ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 1/-1। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और ये भी आपस में, और ये तो c1/c2 भी क्या है, इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट आल्सो इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन अगर आपकी होगी तो दैट मीन्स उसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है उसका, एक यूनिक सॉल्यूशन है। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आप यहाँ देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या है, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। दैट मीन्स ये क्या, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो अगर आपकी ये कंडीशन है जिसमें आपके ये तीनों के रेशो इक्वल हैं, तीनों के रेशो इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या है, उसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उस इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो दैट मीन्स ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, अगर ये वाली कंडीशन आपकी वैलिड है, दो इक्वेशन आपको जो गिवन है, अगर वो उसमें ये चीज़ वैलिड आती है, मतलब वहाँ पे करेक्ट है, वो जो वैल्यू है दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, अगर वो इन तीन कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन के लिए वैलिड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो उसी टाइप के सॉल्यूशन को आपका रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी बनती है दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन अगर आपकी बनती है दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर ये कंडीशन आपकी बनती है दैट मीन्स उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, ये क्यों आया, ये तीनों इक्वल क्यों आए, ये तीनों इक्वल इसलिए आए क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कैसे ड्रॉ किया था, 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए रेशो क्या आया, 1/2 आया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो दैट मीन्स जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो किसी न किसी एक आपका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया होगा या फिर डिवाइड किया होगा, जिसकी वजह से वो इक्वेशन बनती है दूसरी वाली। बात करें नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन में क्या है, दोनों का स्लोप तो सेम होता है बट डिफरेंट क्या होता है, स्लोप सेम है दोनों का, यानी कि m दैट इज tan थीटा दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इंटरसेप्ट का, और इंटरसेप्ट के डिफरेंस होने की वजह से ये जो है आपका इसका साइन जो है वो अलग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका ये दोनों का रेशो इसके इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है, ये तीनों चीज़ें याद कर लेना और इसी से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव करके आपको दिखाया कि तीनों कहाँ से आए हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल ही अलग इक्वेशन है, तो इनका रेशो इक्वल आने का मतलब ही नहीं बनता। इनके तीनों के रेशो इक्वल इसलिए आएंगे क्योंकि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो दोनों इक्वेशंस जो हैं उनके बीच में सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो किसी के आपने उसकी या तो मल्टीप्लाई करी होगी उस इक्वेशन की, बेस इक्वेशन की उसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करी होगी, या फिर बेस इक्वेशन को किसी के साथ डिवाइड किया होगा। और यहाँ पर क्या है, a1/a2 पे तो कोई चेंज नहीं आता, इंटरसेप्ट चेंज करने पे किस पे चेंज आता है, सिर्फ और c पे चेंज आता है। किस पे चेंज आता है, जब हम इंटरसेप्ट चेंज करते हैं तो ये जो लास्ट का जो वैल्यू है c पे, इस पे चेंज आ जाता है। आप देख सकते हैं साइन जो है प्लस से माइनस हो गया, तो यहाँ पर जो चेंज है वो, तो इसलिए इनका तो रेशो ठीक रहेगा बट वो रेशो इनके इक्वल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं इन तीनों क्वेश्चन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है गेट 2014 में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो इक्वेशन दी हुई हैं ये, और आपसे पूछा है कि इसका फाइंड आउट करिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक इन्होंने मार्क किया हुआ है नो सॉल्यूशन। तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अभी हमने देखा है कि अगर नो सॉल्यूशन है तो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होगी, बट ये इक्वल नहीं होंगे किसके, c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे। तो आप देख लीजिए क्या ये कंडीशन आपकी यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 एंड, और ये आपका क्या है, नॉट इक्वल्स टू 4/0। अगर ये कंडीशन आपकी है तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे चेक। टू ये आएगा, यहाँ से रेशो आया 1/2, यहाँ से रेशो आया 1/2, और यहाँ से रेशो क्या आ रहा है 4/0। तो ये इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/2 1/2 ये तो इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन क्या है
आपकी यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये कंडीशन प्रेजेंट है दैट मीन्स ये कंडीशन किसके लिए होती है, नो सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि कौन सी कंडीशन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज क्या है, आप इनकी वैल्यू पुट करके भी इन दोनों इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट करूं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x और y 0 पुट करूं तो x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स ये क्या है, गलत है, 0 4 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में डालूं तो ये आएगा 0 इक्वल्स टू 4 आएगा। क्या 0 4 के इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे इन इक्वेशंस में पुट करके, और या फिर आप ये जो मेथड आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2020 में अभी रिसेंटली आया है और इन्होंने खुद से ही यहाँ पे मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन जब नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में आपका स्लोप सेम होता है बट जो चीज़ डिफरेंट होती है वो है इंटरसेप्ट। तो उसके केस में जो C1/C2 है ये दोनों इक्वल इसके इक्वल नहीं होते। तो ये भी सेम ही कंडीशन है जो भी हमने पढ़ा नो सॉल्यूशन वाली। तो आप क्या करिए, इसके अंदर उसने खुद ने ही बोल दिया है कि नो सॉल्यूशन है, तो यानी कि ये आपकी कंडीशन यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या करिए, पुट करिए, तो ये A1 और ये A2, तो C/3 इज इक्वल्स टू होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 1/3 के, तो 1/3, और ये नॉट इक्वल्स टू होंगे किसके, 5/6 के। तो आप देख सकते हैं नॉट इक्वल ये 5/6 के, तो अगर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मतलब सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या है, 1। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत ईजी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या बच्चों उन्होंने मैट्रिक्स दी है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जो इक्वेशन आएगी उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो चीज़ खुद से मेंशन करी है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो बच्चों उन्होंने खुद से मेंशन किया है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमें बताना है सी की वो वैल्यू जिसके बाद इस इक्वेशन की क्या हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए। ठीक है, तो आपने को मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाया है। मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो आप देख सकते हैं दोनों 2 हैं, तो यानी कि पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और फिर फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बट सेकंड कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं तो उसको नहीं करना है, तो फर्स्ट रो और सिंगल कॉलम। तो देखते हैं, अगर आपको नहीं पता मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है तो जाकर के फर्स्ट वीडियो देखिए इस पार्ट का। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई x होगी तो यानी कि x आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई y से होगी और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो x + 2y। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो आपका सेकंड रो है, सेकंड रो की वैल्यू भी सेम है, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका भी जो है ये आएगा x + 2y। x + 2y + x + 2y किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया इक्वल c/4 के। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी, और ये डिवाइड लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से, इसको मैं हटा देता हूं। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स ये है A/B, एक मैट्रिक्स है C/D। तो ये जो मैट्रिक्स हैं तभी इक्वल होंगी जब इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो क्या होना चाहिए, A = C होना चाहिए और B = D होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, x + 2y किसके इक्वल होना चाहिए, C के, तब ये दोनों क्या है आपका सेम इक्विटी है। ठीक है, और x + 2y नीचे वाली जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए, तो x + 2y 4। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कि C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 होनी चाहिए, तो C की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 4। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया कि C की वैल्यू 4 कैसे आई इन दोनों इक्वेशन से, तो वो इस तरीके से आई है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब A1/A2 मतलब दोनों लाइन ओवरलैप करें, और जब दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं तो आपका ये रेशो जो है वो सेम आता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस रेशो में वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। तो ये 1 1, तो 1 / 1 = 2 / 2 एंड = C/4। दैट मीन्स ये तो 1 आ गए, तो 1 आ गया, यानी कि C/4 = 1 एंड दैट मीन्स C = 4। ठीक है, तो यानी कि 4 आंसर आ गया।
तो दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो प्रैक्टिस से ही प्रिपरेशन होगी, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। साथ में पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शोन अबव हैविंग, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आए हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको बताने हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, अभी मैंने आपको बताया तब होते हैं जब आपका a1/a2, ये तो पहले से ही सॉल्व है, उसने पीछे वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया था। तो यहाँ पर जब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इन तीनों का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों का रेशो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों की या तो किसी न किसी फैक्टर के यहाँ पे क्या मतलब किसी न किसी से मल्टीप्लाई की गई है, डिवाइड किया गया है इस इक्वेशन को इससे ये बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनका रेशो सेम आता है तीनों का। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट होंगे तो आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई बी के एंड इक्वल्स टू होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई 7.5 के, ठीक है। तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 2.5, 3 को इससे डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6 और 15, 3 5 जा 15। तो दैट मीन्स 1/b इक्वल्स टू क्या है, 1/b इक्वल्स टू है 1/2.5 के, और तो दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2.5। तो हमारा आंसर आ गया 2.5। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। वैसे जो है बच्चों, अगर मैट्रिक्स से हम इसका सॉल्यूशन निकालते तो हमें करना पड़ता है गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन जो है आपका वो सिमिलर है, जो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड के जैसा ही है, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक, तो हम उसको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसकी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट आ गया। अभी तक जो हमने बात करी थी वो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की बात करी थी, बट वो 2 कोऑर्डिनेट वाली जो बात है वो आगे भी वैलिड रहेगी, चाहे आप कितने कोऑर्डिनेट्स बढ़ा लीजिए उन सब के लिए वैलिड रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो चीज़ें उन सब के लिए वैलिड रहेगी। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो ऑप्शंस तो गिवन है, ऑप्शन गिवन है यानी कि सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है, बट ये नहीं पता कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख भी सकते हैं और नहीं भी करके देख सकते हैं। तो किसी 2 इक्वेशन पे आप चाहें तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, और अगर बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उससे आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, बेस्ट वे है, अगर आपको यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं तो क्यों ना इन आंसर को पुट करके देख लीजिए, ठीक है। इन आंसर को पुट करके देख लीजिए, और उससे बेस्ट तरीका मुझे तो नहीं नज़र आता इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या है, ये आपका दिया हुआ है x + 3y + z = 7। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, काफ़ी सिंपल इक्वेशन लग रही है। तो कहाँ पे लिखें, इसको यहीं लिख दें, तो यहाँ लिख देते हैं x+, तो जो सबसे इजी और सिंपल वाली इक्वेशन है सबसे पहले उसको टारगेट कीजिए, क्योंकि उससे वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन करके पहले ए ऑप्शन को पुट करते हैं इस इक्वेशन में और देखते हैं कि आंसर हमारा ठीक आ रहा है, मतलब वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले x की वैल्यू 2 रखनी है, तो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 3 1 जा 3, और z की वैल्यू 1 है तो 3 1 जा 3, सॉरी 1 1 जा 1 और = 7। आप देख सकते हैं ये वैलिड है, क्योंकि 2 + 3 और ये 6, सॉरी ये 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, तो 6 क्या 7 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू है x = 1, तो x = 1 तो दैट इज 1 प्लस y की वैल्यू दी है 2, तो y की वैल्यू 2 दी है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 = 7। तो ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये वाला आंसर आपका हो, क्योंकि ये वैलिड है। आप देख सकते हैं 6 + 1 7 होता है, 7 = 7 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है। बट हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है। बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने ये तो पढ़ा, क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हमने पढ़ा है कि a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 एंड शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। यही तो हमने पढ़ा।
तो इनमें से कोई दो इक्वेशन ले, अगर हम ये वाली इक्वेशन ले और ये वाली इक्वेशन ले, इन दोनों का रेशो देखो कि इन दोनों का रेशो सेम है, तो आप देख सकते हैं ये 7/0 है, ये तो सेम है नहीं, और ये क्या है 1/4 है, और ये 3/-2 है। तो दैट मीन्स इनका रेशो सेम नहीं है। क्या है, इनका रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, और वो एक सॉल्यूशन कौन सा फाइंड आउट किया हमने, वो है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ यही सॉल्यूशन इनका पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक ऑप्शन होना ही होना चाहिए था, अगर एक ऑप्शन होना ही होना है तो उसको सबसे सिंपल वाली इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, उसको उसका सॉल्यूशन उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दिल की तसल्ली ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो सर चलिए सी को भी ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सी में वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 1 जब 1, देन y की वैल्यू 0, तो ये 3 0 0, और z की वैल्यू 2 है, तो 2 आ जाएगा, +2 = 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि 3 = 7 नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है डी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फाइंड आउट करने में, आप देख सकते हैं। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट ना करके हम इनडायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं आंसर से ही। ठीक है, तो अब डी की वैल्यू पुट करें, तो डी में x0 दिया हुआ है, तो x0 तो 0, प्लस 1 दिया हुआ है y, तो 3 1 3, और z की वैल्यू 2, तो ये 2 = 7। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आंसर करेक्ट नहीं आया, क्योंकि इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। कि कैसे पता चला इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ से पता चला। ये इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करती हैं, इसका मतलब इनका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशंस थी। किसकी थी, यूनिक सॉल्यूशन की। तो सबसे सिंपल वाली हमने यूज की और उसमें आंसर पुट किया। ये भी एक उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और इसको भी आप फाइंड आउट खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन तो इसका होगा, क्योंकि तभी सॉल्यूशन है, तभी इसके आंसर दिए हैं। क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ए बी और मतलब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये 3/0 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1 और 7/1 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे रेशो मैच नहीं कर रहा है तीनों का, चारों का। तो दैट मीन्स ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया है। कोई भी एक सिंपल इक्वेशन जो आपको इसमें सबसे ईजी वाली इक्वेशन मिले, उसको उठा लीजिए और उसके अंदर एक बार ए बी और सी और डी की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। इससे बेस्ट वे और कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे ईजी क्वेश्चन यहाँ पर मेरे हिसाब से आप ये ले सकते हैं, ये वाली, या फिर ये ना लेना चाहें तो आप फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं। फर्स्ट वाली और भी ज़्यादा इजी है, फर्स्ट वाली को लीजिए, फर्स्ट वाली को लेकर के सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है।